चलिए देखो, कल वाले में आपका कॉम्बिनेशन हो गया था, एक जो आपका लास्ट बचा था प्योर इंडक्टिव वो करा दिया था, और आपके पास दो कॉम्बिनेशन थे, एक सी का आर के साथ, खोल दो आगे आगे। हाँ, तो क्या है कि पिछला आपका सी और आर का हो गया था और एक आपका एल और आर का हो गया था। तो दो कॉम्बिनेशन, एक तो आपने सिंगल सिंगल वाला किया था, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव। फिर उसके बाद आपने कॉम्बिनेशन वाला किया सी का आर के साथ और एल का एक बार आर के साथ, तो वो हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको तीनों को एक साथ जोड़ना है, एल सी आर। और ये आप मान के चलिए ये आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर और कोई आया नहीं आया, लेकिन ये आपके पेपर में जरूर आएगा। और इसका क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आएगा इसका, वो 3 से 4 नंबर का देगा। वही है, टैकल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर घुमाए सीधे सीधे सब पूछेगा, बस वही है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं आपके, तो बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए कैसे लगाना है इन सबका क्वेश्चन, वो न्यूमेरिकल एक दिन हम करवाएंगे इसका, ठीक है। चलो, तो एल हो गया, सी हो गया, आर हो गया, इसको आप एसी से सप्लाई कर दिए। अब ध्यान से देखो, जो पोटेंशियल आपका इंडक्टर का पोटेंशियल होगा, तो इंडक्टर का पोटेंशियल हो गया VL, कैपेसिटर का पोटेंशियल हो गया VC, और रेजिस्टर का जो पोटेंशियल हो गया वो हो गया VR। तो रेजिस्टर में जो पोटेंशियल जाएगा वो आपका जाएगा V0 sin ओमेगा t। अब बचा कैपेसिटर में, तो एक चीज क्या है, हमें पता है कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे चलता है, तो पोटेंशियल इसका मतलब 90 डिग्री पीछे चलेगा। सेम काम -π/2 कर दिया। इंडक्टर का जब हम करते थे तो इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री पीछे चलता था, तो उसका पोटेंशियल 90 डिग्री आगे चलेगा। तो तीनों की इक्वेशन हमने फ्रेम कर दी। एक रजिस्टर में कितना पोटेंशियल होगा, अगर हम एसी सप्लाई करते हैं तो रजिस्टर को पोटेंशियल इतना मिलेगा, कैपेसिटर को पोटेंशियल इतना मिलेगा, और इंडक्टर को पोटेंशियल इतना मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसका बनाया फेजर डायग्राम। तो एक्चुअल फेजर डायग्राम आपका जो आपने कॉम्बिनेशन किया है और आपने जो इंडिविजुअल किया है उसके साथ मैच ही करता है, ठीक है। अगर ध्यान दो, रजिस्टर में करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में थे, तो उनका तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब आप ये चेक करो, पोटेंशियल रजिस्टर के केस में अगर आप रजिस्टर और इंडक्टर लगाते हैं, एल और आर लगाते हैं, तो एल और आर में जा चेक कर लो, एल और आर इन दोनों इक्वेशन को चेक करो। आप ये बताओ, इंडक्टर रजिस्टर के पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे है कि नहीं आगे? इंडक्टर का पोटेंशियल रजिस्टर के पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे है कि नहीं आगे है? तो आगे है, तो इसीलिए इसको ऊपर बनाया है। और यहाँ का जो एंगल बना है ये देखो 90 डिग्री पहले बन गया कि नहीं बन गया है, ठीक। अब आप जरा रजिस्टर का पोटेंशियल कैपेसिटर के पोटेंशियल से कंपेयर करो, तो रजिस्टर के पोटेंशियल के कंपैरिजन में जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है वो 90 डिग्री क्या है, पीछे है। तो इसीलिए इसको 90 डिग्री पीछे बना दिया। तो ये आपका देखो 90 डिग्री पीछे हो गया। इसका मतलब रजिस्टर का पोटेंशियल से इंडक्टर का पोटेंशियल 90 डिग्री आगे है, और रजिस्टर के पोटेंशियल से कैपेसिटर का पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे है। बन गया। V0 इज इक्वल टू क्या होता है, I0 R। V0 L इज इक्वल टू क्या होगा, I0 XL। और V0 C इज इक्वल टू क्या होगा, I0। इसका मतलब है I0 तो तीनों में है, तो आप I0 को हटा दीजिए यहाँ से। ये ग्राफ किसका तैयार हो गया, XL, XC और R का। समझ में आ गया? तो ये ग्राफ आपसे ही पूछेंगे कि इसका ग्राफ आप बता दीजिए। अब देखो, इसमें जैसे जनरली होता है कि इम्पिडेंस कहाँ गया, तो इसमें अब आता है केसेस। क्योंकि केसेस कैसे आएगा इसमें, इस पूरे सर्किट में रजिस्टर का कोई रोल, सर्किट में रजिस्टर का कोई रोल नहीं, उसमें उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में है, तो उसको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक्चुअल में फर्क इन्हीं यही दोनों डिसाइड करेंगे। इन केस कभी भी किसी भी वक्त में अगर किसी भी तरीके से अगर इंडक्टर का पोटेंशियल भारी पड़ गया, अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इसका पोटेंशियल कम होगा, इसको तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है, तो ये तो वैसे ही मैदान से बाहर रहेगा। मतलब आप डिसाइड एल और सी करेंगे मिलके कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा पूरा सर्किट उसी के बेसिस पर काम करने लगेगा। डेट इज, मान लो आपका केस नंबर फर्स्ट। अब हम ये मान रहे हैं कि इफ, अगर हम ये मान लें कि इफ वी एल
इंडक्टर का पोटेंशियल कैपेसिटर के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो आप इनडायरेक्टली क्या आप ये नहीं बोल सकते कि एक्सएल का रेजिस्टेंस ज्यादा है किससे? भाई वी नॉट वी एल को क्या लिख सकते हो? एक्सएल लिखोगे, और वी सी को क्या लिखोगे? वी एक्स सी लिखोगे, तो एक्सएल ज्यादा हो गया किससे? अब आप जरा इनका ग्राफ और इनका फ्रेम सेट करिए। अब ध्यान से देखो, ये आपका वेक्टर की तरह ही है, ध्यान से देखना, वेक्टर की तरह ही है। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ऊपर है, एक वेक्टर नीचे है, और एक वेक्टर इधर है। अब ऊपर वाला वेक्टर बड़ा है, इस वाले वेक्टर की वैल्यू बड़ी है, तो जो नेट वेक्टर होगा उसको कैसे लिखते हो? बड़ा वाला वेक्टर माइनस छोटा वाला वेक्टर, मतलब ये बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी तो लिखोगे। तो जो नेट वेक्टर, जो नेट रिजल्टेंट होगा वो एक्सएल के डायरेक्शन में होगा कि एक्सी के डायरेक्शन में होगा? एक्सएल। वेक्टर के रूल के हिसाब से जो वेक्टर बड़ा होता है डायरेक्ट नेट का डायरेक्शन भी उसी के डायरेक्शन में होता है। तो आपने कहा कि एक्सएल बड़ा है, तो जो एक्सएल अगर बड़ा है तो जो नेट रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो उसी के डायरेक्शन में होगा, विच मीन एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक, अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से पास करेगा? इनके सेंटर से, और इनका जो सेंटर होगा उसी सेंटर को ही क्या बोला गया है? Z, दैट इज इम्पिडेंस। समझ में आया? उसी को बोलते हैं। अब आप देखो, अभी सेकंड केस आप बनाओगे तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा? VC ज्यादा हो जाएगा किससे? VL। तो यही लाइन जो ऊपर है, क्योंकि तब XC बड़ा हो जाएगा, XC बड़ा हो जाएगा तो पूरा रिजल्टेंट XC के साइड चला जाएगा, तो यही लाइन नीचे आ जाएगी। तो नीचे जब लाइन खींचोगे तो वहां क्या लिखोगे? XC माइनस XL। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक, चलो ये था तुम्हारा, और इसमें जो है कुछ ड्राइव करा दे। हाँ चलो कर लो, ड्राइव भी कर लो, चलो लगे हाथ कर लो, फिर एक साथ लिखो। अच्छा, ये रिजल्टेंट है, ठीक है, ये आपका बेसिकली रिजल्टेंट है Z आपका, और ये दोनों आपका वेक्टर्स हो गए। अच्छा, वेक्टर्स के रिजल्टेंट आप निकालते कैसे थे? वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप कैसे निकालते थे, याद है? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जो चेक कर लो, इसके बीच में एंगल कितना है? अच्छा, हर जगह आपको 90 ही दिख रहा है, तो 90 दिखेगा तो cos 90 हर बार आपका है, 0 जाएगा। अब आपको नेट रिजल्टेंट निकालना है पहले, तो आप नेट रिजल्टेंट निकालोगे तो आप लिखोगे वी नॉट स्क्वायर। इस बार आपके पास 3 वेक्टर हैं, तो 3 वेक्टर का रिजल्टेंट ए बी सी हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो करके आपका तीनों का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस, सर्किट आपने कैसा माना है? एक्सएल को बड़ा माने हो, वीएल को बड़ा माने हो, तो इसका अगर वीएल को बड़ा माने हो तो नेट रिजल्टेंट क्या लिखोगे? वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर। ये पूरा ए स्क्वायर है, ठीक, या आप अगर पोटेंशियल में अगर आप लेना चाहो, वो बन गया है ना, वो बन गया ना, तो उससे पहले एक ग्राफ और बना लो तो ज़्यादा आसान रहेगा। इनसे पहले एक और बना लो पोटेंशियल का। VL ज़्यादा है तो आप ऐसा करो, ये ग्राफ हो गया आपका V नॉट R का, और आप कह रहे हो VL ज़्यादा है, तो अगर VL ज़्यादा है तो रिजल्टेंट इसी की डायरेक्शन में होगा, और इस वाले का नाम हो जाएगा V नॉट L माइनस वी नॉट सी। सेम वही है, क्योंकि L बड़ा है ना, तो इंडक्टर का पोटेंशियल माइनस कैपेसिटर का पोटेंशियल, और उसके बाद इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो निकलेगा इसके बीच से, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा वी नॉट। अब ये देखो, एक वेक्टर ये हो गया वी नॉट आर, और ये पूरा एक वेक्टर है, माइनस करके ये पूरा एक वेक्टर है, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90, और उसका रिजल्टेंट कितना है? अब रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे? वी नॉट इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करो पहले, तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा वी नॉट आर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा है, ये पूरा बी है, तो इसको लिखोगे वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह कौन है? वी नॉट आर, तो वी नॉट आर
और b की जगह क्या पूरा यही है, तो b की जगह हमने ये रख दिया पूरा v नॉट ऑफ l माइनस v नॉट ऑफ c, उसके बाद आगे cos 90, क्योंकि दोनों देखो इसके और इसके बीच में एंगल कितने का है 90, cos 90 क्या हो गया, और जैसे ये 0 हुआ तो ये पूरा इधर की पूरी वैल्यू को ही वो 0 कर देगा, वो तो आपके पास तो सिर्फ आगे वाला ही बचेगा, तो आगे वाला बचा, तो आपके पास बचा v नॉट इज इक्वल टू v नॉट r का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में v नॉट ऑफ l माइनस v नॉट ऑफ c का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हो गया बंद। दिक्कत, अब आप सारी वैल्यू पुट कर दो। v नॉट की वैल्यू क्या होती है i नॉट r प्लस v नॉट l की वैल्यू क्या होगी i नॉट xl माइनस v नॉट c की वैल्यू क्या होगी i नॉट xc का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, वो हो गया ना, कहाँ पे, अच्छा वो हो गया है ना, वो तो बना ली हो गया। एक 107 दिन रह गया, देखा करो। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, बता बोल दिए ना 107 दिन है। हाँ अब इधर देखो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर करोगे तो इनका भी स्क्वायर होगा। अच्छा आई नॉट दोनों में है, आई नॉट को क्या कर लो कॉमन कर लो, तो आई नॉट कॉमन हो गया, अंदर आपका क्या बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आई का भी है सॉरी होल स्क्वायर। तो दिक्कत आई कॉमन हो गया तो आई नॉट इसमें से बाहर आ गया, आई नॉट इसमें से भी बाहर हो गया, और बाहर एज इट इज होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर था ही, समझ में आया। ठीक चलो अब इधर आओ, v नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, ये आई नॉट था यहाँ, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ऐसा है ये जो स्क्वायर है ये आई को दे रहे हैं स्क्वायर, तो सिर्फ आई को देंगे तो आई का तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को अभी हम स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को अभी हम ब्रैकेट में रहने दे रहे हैं। तो अगर इन दोनों को ब्रैकेट में रह देंगे तो आई तो अपने आप में आई नॉट तो स्क्वायर को खुद करा ही लेगा वो अपना, बाकी ये दोनों तो अभी एज इट इज वो दोनों बची जाएंगे, तो यानी एक्सएल माइनस एक्सी इनका नहीं कराए हैं अभी, तो इनका तो स्क्वायर एज इट इज बाहर ही रहेगा। कोई दिक्कत? अब पूरे क्वेश्चन में से फिर किसको कॉमन कर लो, आई नॉट को फिर कॉमन कर लो, तो आई नॉट स्क्वायर को कॉमन करोगे तो अंदर आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। समझ आया? इस पूरे टर्म को ही अच्छा हाँ रुको, इसका अच्छा रुको अभी मैं सही कर दे रहा हूँ, इसको स्क्वायर कर दो, ठीक, इसको स्क्वायर कर दो। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो अगले लाइन में इस पे क्या चढ़ जाएगा रूट, तो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, तो रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा वी नॉट, ये हो जाएगा आई नॉट, अंदर आपके पास अंडर रूट में क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब गलती से आर स्क्वायर ना बाहर कर देना, आर स्क्वायर नहीं बाहर हो सकता क्योंकि साथ में प्लस लगा है, मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई होता तो वो बाहर हो जाता। ठीक, अब आपको क्या करना है, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, और ये जो अंडर रूट वाला पूरा टर्म है इसी को हम मान लिए z, और यही z आपका वेयर z इज इक्वल टू क्या बन गया, इम्पीडेंस।
इम्पीडेंस, किसका किसका इम्पीडेंस बन गया, LCR, और Z की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। समझ आया? अभी इसके आगे और है, क्योंकि आप मान के चले हैं यहाँ पे L बड़ा है तो भी वो अभी और है, लेकिन आप जाने रहिएगा कि Z यही वैल्यू है आपकी। ठीक, उतारिए। अभी क्या है, आपका इम्पिडेंस निकल गया। अब एक चीज़ और देखो जरा, ये बताओ, अगर मैं ग्राफ, इसी को ध्यान से देखना, इसको लिखने के बाद आप फिर से लिखेंगे, तो ये ग्राफ ये वाला ऊपर वाला हो गया ना, तो हेडिंग मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है और इसका भी कोई काम नहीं है। चल ये बताओ, वो लिखने के बाद तब लिखिएगा, इसी फिगर को ध्यान से देखिए। अच्छा, V नॉट R को क्या लिख सकते हो, इसकी जगह I नॉट R, और यहां पे इसको क्या लिखोगे, V नॉट L को क्या लिखोगे, I नॉट XL माइनस V नॉट C को क्या लिखोगे, I नॉट। तो I नॉट तो कॉमन ही है, तो I नॉट को रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, तो I नॉट आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए इसमें से। तो एक्चुअल देखो आप, खाली रेजिस्टेंस, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, इनका जो रिजल्टेंट है वो कौन है, ठीक, 5 थीटा माने। चलो ये हो गया। अब यहां से जो एंगल है ये मान के चलो आपका थीटा है। ये बताओ, परपेंडिकुलरली ये आगे शिफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अगर ये परपेंडिकुलरली आगे शिफ्ट हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, XL माइनस, जरा इस वाले ट्रायंगल से जरा tan थीटा निकाल दो, तो उस वाले ट्रायंगल से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है तुम्हारा, XL माइनस XC, और बेस कौन है तुम्हारा, बस। अब चाहो XL की आप वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे यहीं पे छोड़ दो। तो ये एंगल पूछेगा कि कितने एंगल पे वो फ्लक्चुएट कर रहा है। समझ आया? दूसरा, आपने स्टार्टिंग में ही इंडक्टर का पोटेंशियल ज़्यादा माना, इसीलिए इंडक्टर का रिएक्टेंस ज़्यादा आया, यानी कि आप ये मान के चल रहे हैं कि केस फर्स्ट में पूरी की पूरी सर्किट किसकी तरीके से बिहेव करेगी, इंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, यानी hence the circuit behaves as, कैसे बिहेव करेगी, इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगी। समझ आ गया? ठीक, चलो ये खत्म हो गया आपका, उतार लो इतना, ये उतना तारो। तो पहले केस में आपने क्या किया, आपने अपने पूरे सर्किट को, मतलब ये बोला कि पोटेंशियल इंडक्टर का ज़्यादा था, तो पूरा जो सर्किट है वो इंडक्टर के बेसिस पर काम करने लगा, इंडक्टिव हो गया। अब सेकंड आता है आपका केस सेकंड। तो सेकंड केस में किसको मानोगे बड़ा, VC को मानो इस बार बड़ा, तो इस बार VC बड़ा हो जाएगा किससे, तो XC बड़ा हो जाएगा। बाकी समझ गए हो ना, क्या करना है, यहाँ C भाई, अब इस बार ये बड़ा हो गया, तो C L C, मेरा C और L बना भी वैसे ही है, ये हो गया। XL की जगह XC, XC की जगह XL, XL की जगह XC, XC की जगह XL, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा L, ये हो गया C, ये हो गया L, फिर ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका। समझ आ गया? सेम काम यहाँ करना है, लेकिन ये ग्राफ समझे, बस यही सेम टू सेम डिट्टो, वहाँ XL माइनस XC नहीं, जब ये नीचे जाएगा तो कर दे रहे हैं उसका भी एक ही साथ। तो ये जो है, ये ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा, ये नीचे हो जाएगा
और इसका बन जाएगा XC माइनस XL, और इसका जो रिजल्टेंट है वो एज इट इज बीच से पास करेगा, ये हो जाएगा Z, ये हो जाएगा आपका थीटा, एज इट इज परपेंडिकुलरली ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इस परपेंडिकुलर का नाम हो जाएगा XC माइनस XL, और यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा XC माइनस XL, और पूरा सर्किट इंडक्टिव की बजाय अब बिहेव करने लगेगा कैपेसिटिव। समझ आया? छापो। इसका ग्राफ नीचे कर लीजिएगा एज इट इज, आपको कुछ करना नहीं है, जैसे यहाँ नीचे किए है ना, अब क्योंकि नीचे जगह है नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, बस या मैं कर ही दे रहा हूँ। इसका ग्राफ ये चला गया इधर V0R, और ये चला गया नीचे V0C माइनस V0L, और इसका रिजल्टेंट निकल गया बीच से V0 हो गया। बाकी एज इट इज सही होगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो होशियार हो भाई, 12th में हो। चलो थर्ड केस देखो। अच्छा, एक बार XL को बड़ा किए, एक बार XC को बड़ा किए, अब इस बार दोनों का दोनों बराबर होंगे। तो अगर किसी भी कंडीशन में अगर आप बोलो कि इफ पोटेंशियल ऑफ L इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ C, विच मीन्स अगर XL बराबर हो गया XC के, तो क्या होगा? अच्छा, Z इज इक्वल टू, इम्पिडेंस आपने पढ़ा कि Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखो, आप XL माइनस भी XC कर सकते हो, XC माइनस भी XL कर सकते हो, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसको आगे करके छोटी वाली वैल्यू से माइनस कर देना, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो नेगेटिव आने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि स्क्वायर है तो वो तुरंत उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। आप कह रहे हैं XL XC के बराबर है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL XC के बराबर है, तो XL माइनस XL का होल स्क्वायर, XL माइनस XL, ये कितना हो गया? अंदर वाला क्वांटिटी कितना हो गया? 0। R स्क्वायर है, R बाहर निकलेगा तो इम्पिडेंस किसके बराबर आ जाएगा? ये जो कंडीशन होती है, दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। AC में इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। अगर आपका इम्पिडेंस रजिस्टर के बराबर हो जाता है तो इसी को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। वो आपसे पूछेंगे मेंशन द कंडीशन अंडर विच द इम्पिडेंस इज इक्वल टू रजिस्टर, तो आप सीधे सीधे आप वो तब करोगे जब XL XC के बराबर होगा या VL VC के बराबर होगा। समझ आया? ठीक, चलो उतारो इतना। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेजोनेंस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेजोनेंस। रेजोनेंस केमिस्ट्री वाला नहीं है, ये अलग है। ये लिखो, इन LCR सर्किट, इन LCR सर्किट, in LCR circuit, when the circuit allow maximum for a given frequency, of the source of alternating supply for which
कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर विच कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। हो गया? बीच में लिखो और, बीचों बीच में लिखो और, फिर लिखो व्हेन फेज डिफरेंस, व्हेन फेज डिफरेंस, व्हेन फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, current and voltage is zero, the circuit is said to be resonance, the circuit is said to be resonance। तो एक्चुअल क्या है, रेजोनेंस आपसे कह रहा है कि अगर किसी भी गिवन सर्किट के लिए, किसी भी एलसीआर सर्किट के लिए आपने अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों को अगर बराबर कर दिया, तो वो उस समय सर्किट में जो भी मैक्सिमम करंट अलाउ पास किया जाएगा वो पर्टिकुलर कंडीशन को ही उन्होंने क्या नाम दे दिया है, रेजोनेंस। या दूसरे शब्दों में, या करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस अगर ज़ीरो हो गया तो भी वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी। अब आप ये बताइए, करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस किस सर्किट में होता था? जब सर्किट प्योर रेजिस्टिव होता था। तो वैसे भी आपने देखा Z किसके बराबर आया है, R के। तो इसका मतलब है आपसे अगर कोई ये कह रहा है ना कि किसी भी इस सर्किट का रेजोनेंस में है, ये सर्किट रेजोनेंस में है, इसका मतलब है कि उस सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस और उस सर्किट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, बराबर है। पहला अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, अगर किसी ने कहा कि ये रेजोनेंस में है, इसका मतलब उस सर्किट का करंट और उस सर्किट का पोटेंशियल दोनों सेम फेज में है। तो अगर सेम फेज में, तो सेम फेज में सिर्फ किस में होते हैं, सिर्फ रजिस्टर में ही होते हैं, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे पीछे चलता है। तो क्या है कि एलसीआर में अगर आप बेसिकली करंट और वोल्टेज का फेज अगर आप सेम रखते हैं तो वो कंडीशन भी आपकी रेजोनेंस के अंदर आती है। या कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आप सेम करते हैं तो भी वो रेजोनेंस के अंदर ही आती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कैपेसिटिव और इंडक्टिव की वैल्यू बराबर हो गई, तो अगर ये बराबर हो गया तो ये तो वैसे ही मैदान से हट गए, तो फिर पूरा सर्किट किसके ऊपर डिपेंड करने लगेगा, रजिस्टर के ऊपर, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू तो बराबर होगी, जीरो होगी, ये लोग किनारे हो जाएंगे। पूरी सर्किट किस पे डिपेंड करने लगेगी फिर, रजिस्टर। अब रजिस्टर डिसाइड करेगा कि उस सर्किट के अंदर कितना मैक्सिमम करंट को फ्लो कराना है। यानी कि अगर आपसे किसी ने ये कह दिया कि एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, तो एलसीआर में मैक्सिमम करंट तभी फ्लो होगा जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये दोनों तो पहले इक्वल होके जीरो होके हट जाएंगे। तो अगर यहाँ से ये हटा तो जो भी R बचेगा वो मिनिमम वैल्यू रहेगा और वहाँ पर जो करंट मिलेगा वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अभी उसको प्रूफ करा दे रहे हैं। चलो एक लाइन और लिखो, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लिखो तो लिखो, करंट एम्पलीट्यूड I नॉट, करंट एम्पलीट्यूड, current amplitude I naught for a series LCR circuit, for a series LCR circuit, LCR circuit is given by, is given by, अगर आप ओम्स लॉ के हिसाब से निकाले तो आप बताओ I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन क्या होता चाहिए था, R। लेकिन आप LCR का निकाल रहे हो ना, तो R नहीं होता, यहाँ पे कौन होता है, अब जरा Z की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो I नॉट इज इक्वल टू V नॉट और Z की वैल्यू क्या है थी आपकी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर।
अब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम करंट चाहिए एलसीआर में, तो एलसीआर में मैक्सिमम करंट तभी आ सकता है जब एक्सएल और एक्सएल की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी, यानी कि वैल्यू ऑफ आई नॉट मैक्सिमम। अगर आपको आई नॉट मैक्सिमम चाहिए, करंट अगर सर्किट में मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्सएल को किसके बराबर रखना पड़ेगा, एक्सी के। अगर एक्सएल को एक्सी के बराबर रखे, अगर इसको रखे बराबर, तो ये क्वांटिटी 0, तो नीचे बचा सिर्फ आर स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट के, तो ये बन जाएगा आपका सिर्फ क्या क्या, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। बात समझे। अब देखो सर्किट का रजिस्टर, अब क्योंकि पूरे डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस पे आ गई, अब सर्किट का रेजिस्टेंस जितना कम रखोगे उस सर्किट में करंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो पहले ही 0 हो गया ना, तो अब इस पे डिपेंडेंसी आएगी ही नहीं क्योंकि ये पहले 0 हो गया। अब पूरी डिपेंडेंसी किस पे आ गई, रजिस्टर पर आ गई, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू, इफ अगर आर आप मिनिमम रखते हैं, आप आर अगर रजिस्टर कम रखते हैं, तो जो सर्किट में करंट होगा आई नॉट वो मैक्सिमम मिलेगा, और अगर आपने आर रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा रखी तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट मिनिमम होगा। ये एलसीआर के लिए है। तो किसी भी एलसीआर सर्किट में करंट अगर मैक्सिमम चाहिए तो आप ये पहले से अंदाजा लगा कर रखिए कि उसमें रजिस्टर की वैल्यू कम से कम आप लगाइए, आपको सर्किट का आई नॉट या मैक्सिमम करंट आपको मिल जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ? चलो तारो इतना। अच्छा, जब एक्सएल एक्सी के बराबर करोगे तो अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आर किसके बराबर हुआ था, जेड के इम्पीडेंस के बराबर हुआ था ना, जब एक्सएल एक्सी बराबर की थी। इसका मतलब है आप इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड भी तो लिख सकते हो। यानी कि अगर रजिस्टर के टर्म में नहीं बोलना है तो आप ये बोलिए फॉर मैक्सिमम करंट इन एलसीआर सर्किट इम्पीडेंस विल बी मिनिमम। लाइन समझ में आ गई आपको? फॉर मैक्सिमम करंट इन एलसीआर सर्किट, फॉर मैक्सिमम करंट इन एलसीआर सर्किट इम्पीडेंस का मतलब आपका हो गया Z, तो इम्पीडेंस को क्या होना पड़ेगा, इम्पीडेंस विल बी मिनिमम। ये जितना कम होगा, 0 मत करना इसको, क्योंकि 0 करोगे 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 0 नहीं, इसको आप कम से कम रखने की कोशिश करिए। इम्पीडेंस जितना कम होगा, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी करंट सर्किट में, उतना ज्यादा दौड़ेगा। ठीक, तारो इसको। चलो, वी नो that for resonance, we know that for resonance condition, हमें पता है अगर आपसे कोई कहता है कि रेजोनेंस कंडीशन है, इसका मतलब है एक्सएल किसके बराबर है, और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। एक्सी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इधर भेजो और एल इधर भेजो, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हटाओ उसका, तो पूरे पे स्क्वायर लगेगा। 1 का अंडर रूट बाहर निकालोगे तो क्या होगा, यही वो पूछे थे क्लास में, यही वो पूछे थे जाके कि जब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा, तो अपॉन अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। यही पूछे थे जाके 12th B2 में अमृतसर, तो बच्चे अंडर रूट 1 की वैल्यू नहीं बता रहे थे, वो आके फिर बता रहे थे स्टाफ रूम में। तो इसकी वैल्यू 1 और ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट LC। ठीक, अब ये जो आपका ओमेगा निकला है, ये जो आपका ओमेगा निकला है, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब थोड़ा सा और इसमें ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, अब आप नीचे लिखिएगा, हम बगल में लिख दे रहे हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, रखो वैल्यू यहाँ,
तो ये हो जाएगा 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। f को यही रहने दो और ये हो जाएगा आपका 1/2π√LC। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आना होगा तो डायरेक्ट इसी पे आएगा, या वो डिपेंडेंसी पूछना होगा तो आपसे वो पूछेंगे। ठीक, बस चलो ताल्लु इतना। वेयर f, इस f को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पेपर में पूछना होगा तो पूछेगा, इसको उतारो। वेयर f इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हो गया। अब नीचे तारा बनाओ, तारा बनाओ। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इफ देयर इज, लिखते चलो, इफ देयर इज रेजोनेंस कंडीशन, इफ देयर इज रेजोनेंस कंडीशन, तो अगर रेजोनेंस कंडीशन होगी तो एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा, और अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो इम्पिडेंस आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है इधर इफ देयर इज अ रेजोनेंस कंडीशन देन सर्किट विल बी प्योर। सर्किट क्या हो जाएगा? पूरा रेजिस्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल एक्सी 0 हो गया तो उस समय सर्किट पूरा का पूरा रेजिस्टिव, रजिस्टर के हाथ में चला जाएगा, पूरा दांव पेच उसके हाथ में आ जाएगा, फिर वो खेलेगा। हो गया? ये तो वही होगा, ये तो वही होगा। चलो, उसके बाद है आपका ग्राफ। पहला R, XL, XC और वर्सेस F। रेजिस्टेंस का ग्राफ फ्रीक्वेंसी से, XL का ग्राफ इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी से, और XC का ग्राफ फ्रीक्वेंसी से। तो पहली बात, वी नो डैट XL इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा L। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? तो इसका मतलब है इस इक्वेशन से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? F के। दूसरा निकालो जरा, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा इज इक्वल टू 2πfc। इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। और तीसरा बचा आपका रेजोनेंस, सॉरी रेजिस्टर। तो रजिस्टर तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता ना, वो तो कांस्टेंट रहता है अपना। तो रजिस्टर जो है आपका R, वो कांस्टेंट है, वो डिपेंड ही नहीं करता, उसको फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं होता है। जो रजिस्टर होता है उसको फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं होता है। तो अब आपको ग्राफ मिल गया होगा कि कौन किस पे बनता है। अब इस ग्राफ को बनाना बड़ा ध्यान से पड़ेगा। चलो, इस पर रखो फ्रीक्वेंसी और इस पर आपके रहेंगे सारे रिएक्टेंस XL XC। अब आप पहले चेक करो, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं XL ले लेता हूँ, XL वर्सेस F, क्योंकि मुझे 3 ग्राफ बनाना पड़ेगा तो इसलिए मैं 3 ना बना के मैं एक ही तीनों का बना दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ XL लेता तो XL और F का रिलेशन हो गया, ये किसका हो गया? XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बन गया उसका ग्राफ। अब XL की जगह अगर मैं यहाँ XC लेता तो XC का ग्राफ इनवर्सली है। इनवर्सली का ग्राफ कैसे बनता है? हाइपरबोला। तो ये ऐसे जाता, तो ये किसका ग्राफ हो जाता? XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, समझ आया? और रेजिस्टर तो डिपेंड ही नहीं करता वो, तो जब डिपेंड नहीं करता तो
ये हो गया R, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब जिस पॉइंट पर एक्सएल, एक्सी और आर, जिस पॉइंट पर ये सेम हो जाते हैं या इक्वल हो जाते हैं या मीटअप करते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज एफ नॉट, यानी कि इसी फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलते हैं, रेजोनेंट। अभी जो निकाले थे थोड़ी देर पहले, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एल सी, यही। तो जिस पॉइंट पर एक्सएल, एक्सी और आर आर जिस पॉइंट पर इक्वल हो जाएंगे, मीटअप कर लेंगे, सेम हो जाएंगे, उसी पॉइंट को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ आया? उतारो। चलो, दूसरा ग्राफ है आपका इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पहले इनके बच्चों के साथ आपने बनाया आर, एक्सएल, एक्सी, फिर इनका रिजल्टेंट जेड इम्पिडेंस आता था। अब इनकी वजह से तो एज इट इज वही पुराना स्टेटमेंट उठाओ जी। वी नो डैट, हमें पता है, ये हमें कुछ नहीं पता, z इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। चलो, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। देखो ऐसे जितनी बार लिखोगे ना, लिखते लिखते सुनते बोलते याद हो जाएगा। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी स्क्वायर। z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू 2πfl माइनस 1/ओमेगा की वैल्यू 2πfc का होल स्क्वायर। समझ आया? अब इसी इक्वेशन से आपको दो चीज़ें बनानी है। अब वो ध्यान से देखना, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा लेट करके चलेगा। इसी इक्वेशन से पहली कंडीशन, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप स्मॉल रखते हैं, फ्रीक्वेंसी आप बहुत छोटा रखते हैं, और दूसरा आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लार्ज रखते हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी पर आप कम ज़्यादा करते हैं तो उसके रेंज पर क्या असर पड़ेगा। पहली बात, आर कांस्टेंट है, रजिस्टर आप एक बार सर्किट में लगा चुके हैं तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एल इंडक्टर, जैसे रजिस्टर कांस्टेंट है वैसे इंडक्टर भी कांस्टेंट रहेगा, वैसे कैपेसिटर भी कांस्टेंट है। मतलब पूरी डिपेंडेंसी किस पे आई, एफ पे। अब ध्यान से सुनना, अगर एफ छोटा हुआ, स्मॉल हुआ, ध्यान से देखना, अगर एफ की वैल्यू छोटी हुई, इसकी वैल्यू छोटी है, तो इसकी वैल्यू छोटी है, फिर इसका क्या करोगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, भाई स्क्वायर करोगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। फिर 1 से डिवाइड कर दे रहे हो तो वैल्यू 0 से कम की 0 से ज़्यादा, 0 से कम हो गया, तो इधर वाला पूरा टर्म 0 से कम हो गया। अब इधर वाली वैल्यू भी छोटी है, और छोटी में फिर और माइनस कर दोगे तो और वैल्यू नहीं छोटी हो जाएगी। तो इधर का टर्म तो वैसे ही कोई बहुत ज़्यादा नहीं, तो पूरी यानी इधर का टर्म तो लगभग छोटा ही है अगर देखा जाए, मतलब। लेकिन तब भी जेड की डिपेंडेंसी किस पे है, आर अकेले संभालेगा कि नहीं संभालेगा, मतलब रजिस्टर तो है। इसका मतलब है अगर एफ आप स्मॉल रखते हैं तो जेड आपको आर के बराबर मिलेगा, जो कि अपने आप में कैसी वैल्यू मिलेगी, आपको बड़ी ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आर है, वो है अभी, तो वो आपको वैली वैल्यू ही देगा। ठीक है। दूसरा, एफ को लार्ज करो, इसको बड़ा करो, इसको बड़ा कर दिए, ऊपर से स्क्वायर कर दिए, वैल्यू और बड़ी हो गई, फिर उसको 1 से डिवाइड कर दिए तो वैल्यू छोटी हो गई। तो इधर वाला पूरा टर्म क्या हो गया, छोटा। अच्छा, एफ तो बड़ा लिए हो, तो एफ अगर बड़ा है तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो कुछ तो वैल्यू आएगी, और उस पर से रजिस्टर उसमें और जोड़ दे रहे हो तो वैल्यू और बड़ी नहीं हो गई। तो यानी कि इसमें भी आपका जेड क्या मिलेगा, मतलब समझे, फ्रीक्वेंसी चाहे कम रखो एसी के लिए, चाहे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखो, इम्पिडेंस दोनों में ही आपको ज़्यादा मिलेगा। मतलब एसी जो है वो ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी पे उतना डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि एसी सर्किट के लिए चाहे आप उसको कम रखिए या ज़्यादा, आपको इम्पिडेंस, कल वाला याद है, कल वाला याद है, सर्किट रेजिस्टेंस याद है। प्योर इंडक्टिव में डीसी काम नहीं करता था, लेकिन एसी काम करता था,
और कैपेसिटिव वाले में एसी और डीसी दोनों काम करता था, मतलब एसी तो दोनों में ही काम कर रहा था। अगर याद हो आपको, एसी दोनों में काम कर रहा था, क्योंकि उसको फ्रीक्वेंसी से नहीं मतलब है, वो काम अगर फ्रीक्वेंसी अगर है और कम ज़्यादा भी है तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। हम इम्पिडेंस हम अपना रजिस्टर जो ऑफरिंग है वो हम अपना ज़्यादा ही रखेंगे। समझ में आया? इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इम्पिडेंस वहाँ का क्या होगा? लार्ज। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तब भी इम्पिडेंस आपको क्या मिलेगा? तो इसका जो ग्राफ है एफ और इसका जो ग्राफ है, इस पे ले लो फ्रीक्वेंसी और इस पे ले लो आप जेड। अब ध्यान से देखना, जेड की दो वैल्यूज हम ले रहे हैं, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। तो सॉरी, फ्रीक्वेंसी की एक मिनिमम एक मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी इधर ही है ना, तो फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ मान ले रहा हूँ और मिनिमम वैल्यू यहाँ मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत? तो फ्रीक्वेंसी की ये वाली जो वैल्यू है ये उसकी मिनिमम, मैं इसको मान ले रहा हूँ F1 और मैं इसको मान ले रहा हूँ F2। बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है, F1 की F2? तो आप ये बोल सकते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन, तो एक बड़ा वैल्यू ले ली एक छोटा वैल्यू ले ली, ये हो गया, एक छोटा वैल्यू हो गया एक बड़ा वैल्यू हो गया। समझ आया? अच्छा, छोटे वैल्यू पे भी z बड़ा है और बड़े वैल्यू पे भी z बड़ा है, इसका मतलब है दोनों केसेस में, यानी कि अगर z को बोला जाए तो अब ध्यान से देखना, छोटे वैल्यू पे भी z क्या है? मैक्सिमम है। और बड़े वैल्यू पे भी z क्या है? मैक्सिमम है। अब इसका आप ग्राफ देखो, अब देखो, जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो उस समय z क्या है अपने? मैक्सिमम है। और जब यहां फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तब भी z किस में है? मैक्सिमम ही है। और ये जो आप देखते हैं ये वो कंडीशन है जहां z किसके बराबर हुआ? ये वाला पीक पॉइंट जो है ये z किसके बराबर हो गया? आर की। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहां वाली जो कंडीशन है, ये वाली, ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है, यही कौन सी कंडीशन है? क्योंकि z r के बराबर तभी होता है जब कौन सा कंडीशन आता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस में क्या होता है? एक्सेल। आया? समझ आया? तो ये सब ग्राफ अब तुमसे, अच्छा ग्राफ का शेप क्या दिख रहा है? कौन सा ग्राफ है ये? ग्राफ शेप क्या है इसका? पैराबोला है ये। तो वो तुमसे पूछेंगे पेपर में, तुमसे पूछेंगे द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ जेड इंपिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स। ऐसे करके 4 टू फ्रेम कर देंगे। अब जेड वर्सेस एफ तो बहुत अंदर हो गया, पहले सोचो जेड वर्सेस एफ का फिगर बनता कैसे था। ठीक, लिखो, बनाओ। अच्छा, पहला ग्राफ LCR का R, XL, XC वर्सेस F, दूसरा ग्राफ Z वर्सेस F, अब तीसरा ग्राफ बनेगा LCR का करंट वर्सेस F। तो LCR में कितना करंट आप फ्लो कर रहे हैं, तो उसमें कुछ लिखना नहीं है, उसमें डायरेक्ट आपको ग्राफ ही बनाना है। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, LCR का आपको करंट, तो LCR में जो करंट आपका फ्लो होता था वो फ्लो होता था आपका I0 वर्सेस F। आपको ये फ्रेम करना है। ठीक, इसमें आपको ग्राफ देना है। अच्छा ये बताओ कि जहां Z ज्यादा होगा, Z इंपेडेंस, Z एक अपोजिशन ही तो था, तो जहां अपोजिशन ज्यादा होगा वहां करंट मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? और जहां Z कम होगा वहां, अब आप जरा ध्यान से देखिए, इस फ्रीक्वेंसी पर अगर मैं इसको F1 और इसको F2 बोलता हूं, तो F1 फ्रीक्वेंसी पे Z क्या है? मैक्सिमम है, तो वहां करंट आपको क्या मिलेगा? मिनिमम। तो करंट आपको मिनिमम मतलब नीचे मिलेगा एकदम। और यहाँ भी आपका मैक्सिमम है, तो यहाँ भी करंट आपका नीचे मिनिमम मिलेगा। यहाँ जेफ क्या है, सॉरी यहाँ इम्पिडेंस क्या है? मिनिमम। तो यहाँ करंट आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम। तो इसका जो ग्राफ है
वो ऐसे बनेगा, समझे? बस उसी को क्या कर दिया, आप प्रैक्टिकली देख लो। इस कंडीशन में I यहाँ जो भी मिलेगा वो I यहाँ क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और इस कंडीशन में I यहाँ Z क्या था, यहाँ Z क्या था, मिनिमम। तो जहाँ Z मिनिमम है वहाँ I क्या हो गया, मैक्सिमम। और जहाँ Z मैक्सिमम था वहाँ देखो करंट क्या है, यहाँ भी मैक्सिमम था तो यहाँ भी करंट क्या हो गया, मिनिमम। समझ आया? तो ये मिनिमम करंट की वैल्यू हो गई। ठीक, बना लो फिगर। इसमें रुको, और कुछ अगर बचा हो लिखना उखना, आज इट इज़ बचा तो नहीं है कुछ लिखने जैसा। F0 सेंटर का ये हो गया वही F0। हाँ ठीक है, बस ये बना लो एज इट इज, बना लो। करंट हो गया, पोटेंशियल हो गया, एम्पिडेंस हो गया, मतलब ऑलमोस्ट रेजोनेंस हो गया आपका, ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई। अब आपका बचता है एसी सर्किट में पावर डाउनलोडिंग। पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट। ये सब वो टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मतलब थ्योरी डेरिवेशंस हैं जो डैम श्योर है आपके पेपर में आएगा, घुमा घुमा चाहे जैसे आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। पावर इन एसी सर्किट, क्लास 10th में आपको पावर डिफाइन कराया गया होगा अगर याद हो। पावर इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या था, V इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला क्या था, I स्क्वायर R, तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन, ये 3 फार्मूला पावर का ड्राइव करवाए थे क्लास 10th में पावर। और वैसे भी अभी उसमें भी करवाए हैं, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी पावर के तीनों फार्मूला कराए हैं। एनर्जी इसी का उल्टा था, वर्क डन क्या था, VI T इज इक्वल टू I स्क्वायर R T इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये कराए हैं। अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर सोचिए दयनीय स्थिति है। तो पावर होता है बेसिकली पोटेंशियल और करंट का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, पावर होता है। ठीक, लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट power is defined as the, power is defined as the, defined as the product of, product of voltage and current, defined as the voltage and current। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट कॉमा बोथ EMF एंड करंट चेंजेस, बोथ EMF एंड करंट चेंजेस continuously, continuously with respect to time, continuously, OUSLY, with respect to time, comma, so in AC circuit, so in AC circuit, AC circuit we have to calculate, we have to calculate, we have to calculate average power in complete cycle, we have to calculate average power in complete cycle। क्योंकि एसी सर्किट में पोटेंशियल और करंट दोनों वैरी करते हैं। एसी में करंट और पोटेंशियल दोनों वैरी करते हैं। तो जब दोनों वैरी करते हैं तो आप पावर निकाल कैसे पाओगे एग्जैक्ट, तो आपको उस समय पावर नहीं निकाल पाओगे, आप उस पूरे सर्किट का क्या निकालोगे फिर, एवरेज पावर। तो अच्छा तुमसे ये पूछा जाएगा पेपर में वाइबा में
कि किसी भी एसी सर्किट का हम एवरेज पावर क्यों निकालते हैं, सिर्फ पावर क्यों नहीं निकाल सकते। तो आपका आंसर वहाँ ये होगा, हम किसी भी एसी सर्किट का एवरेज पावर इसलिए निकालते हैं क्योंकि एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों टाइम के साथ बदलते रहते हैं, वैरी करते हैं। तो जब दोनों वैरी करेंगे तो आपको एग्जैक्ट कांस्टेंट पावर आपको मिलेगा नहीं, पावर बदलता रहेगा। तो इसीलिए हम पावर ना निकाल के एसी सर्किट का क्या निकालते हैं, एवरेज पावर निकालते हैं। समझ आया? थर्ड पॉइंट लिखो। Average power is defined as the average power is defined as the average power is defined as the average of instantaneous power, defined as the average of instantaneous power, average of instantaneous power in AC circuit, in AC circuit over a full cycle, over a full cycle। चलिए देखिए, पावर इज इक्वल टू होता है V मल्टीप्लाई बाई आई। अच्छा, एसी का पोटेंशियल कितना होता है, एसी का पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और एसी का करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्योंकि हमें सर्किट नहीं क्लियर है ना कि हमारा सर्किट प्योर रेजिस्टिव है, कि हमारा सर्किट प्योर इंडक्टिव है, कि हमारा सर्किट प्योर कैपेसिटिव है, हमें नहीं क्लियर है। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो फाई की वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी, जीरो। फाई की जीरो होते ही आ गया ना सेम फेज में। अगर आपका सर्किट इंडक्टिव हुआ तो 90 डिग्री का फिर डिफरेंस आने लगेगा, कैपेसिटिव हुआ तो उस हिसाब से। तो हम ये मान के चलते हैं कि एसी सर्किट का वोल्टेज और आई वैसे भी सेम नहीं होता है, आगे पीछे चलता है। करंट और वोल्टेज डिपेंड करता है कि आपके सामने रजिस्टर कौन, मतलब आपके सामने एप्लियंस कौन सा है। आपके सामने रजिस्टर है कि आपके सामने करंट इंडक्टर है कि आपके सामने कैपेसिटर है। आपने एसी सप्लाई लगाया, अब एसी सप्लाई जब करंट वहाँ से निकला तो वो सामने देखेगा। अगर सामने देख रहा है कि रजिस्टर है तब तो वो आई नॉट साइन ओमेगा टी लेके चल जाएगा आगे। लेकिन अगर उसने देख लिया कि सामने इंडक्टर है तो वो इंडक्टर में करंट अपने आप को 90 डिग्री तुरंत क्या कर लेगा, पीछे। और अगर कैपेसिटर होगा तो करंट तुरंत अपने आप को 90 डिग्री आगे कर लेगा। तो अभी हमें क्लियर नहीं है कि हमारे पास सर्किट कौन सा है, इसीलिए हमने सीधे सीधे प्लस फाई कर दिया। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक। अब इन दोनों की वैल्यू ले जाके यहाँ जरा आप पुट करिए। तो P, ये जो आप निकाल रहे हैं बेसिकली ये एवरेज पावर है, तो P की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो एवरेज हो गया, मतलब पावर, एवरेज पावर हो गया। अब आपको बेसिकली एवरेज पावर निकालना है, P एवरेज। तो ये जो एवरेज पावर आप निकाल रहे हैं ना, ये फॉर कंप्लीट साइकिल, पूरी साइकिल के लिए निकालेंगे आप। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब क्या होता है, छोटा सा पावर। तो छोटा सा पावर छोटे से साइकिल के लिए, पूरी साइकिल के लिए अगर आप छोटा निकालोगे तो पूरी साइकिल का वो ऑब्वियस एवरेज पावर ही निकाल ले जाओगे आप। तो आप इंस्टेंटेनियस पावर को ही कंप्लीट साइकिल के निकाल लीजिए, वो क्या निकल जाएगा, एवरेज पावर। समझो, इंस्टेंटेनियस पावर को ही कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल दो, वो आपका एवरेज पावर दे देगा। समझ आया? समझ आया? नहीं आया? आपको एवरेज पावर निकालना है तो एवरेज पावर निकालने का सीधे सीधे कोई रास्ता नहीं है। आप एवरेज पावर निकाल भी नहीं पाओगे। आपको जो पावर अवेलेबल है वो इंस्टेंटेनियस पावर अवेलेबल है, क्योंकि वी और आई समय के साथ बार बार चेंज हो रहे हैं। तो आप एट एन स्टैंड निकाल सकते हो। तो आप ऐसे करिए, आप एट एन स्टैंड निकाल लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद उस पावर को पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल लो। तो एट एन इंस्टेंट निकालो, फिर पूरी साइकिल के लिए निकाल लो। जैसे ही पूरी साइकिल के लिए निकालोगे वो एट एन इंस्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा एवरेज पावर में, तुरंत एवरेज पावर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो आप पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल दो, वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, ठीक। अब इसको थोड़ा सा ना
लिखने का तरीका होता है। आप जब एवरेज लेते हैं किसी भी चीज़ का, जब आप एवरेज लेते हैं तो उसको लिखने का कई तरीका है। जैसे पहले आप पी करके एवरेज लिखिए, ये भी एक तरीका है। दूसरा, पी लिख के दोनों तरफ ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन बना दीजिए, ये भी आपका एवरेज पावर को रिप्रेजेंट करेगा। या इसके वो आपका नाम काम नहीं करना, पी करके ऊपर बार लगा दो, ये भी एवरेज पावर। मतलब एवरेज पावर को लिखने के 3 तरीके हैं, रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से कर सकते हो। या तो पी एवरेज लिखो, या तो फिर पूरा लिखो, जैसे यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। या तो फिर आप पूरा लिखिए यहाँ पर एवरेज पावर, या तो आप पूरा लिखिए, या तो आप इसको ऐसे लिखिए, या तो आप पी लिख के दोनों तरफ आप लेस देन ग्रेटर देन का साइन बनाइए, या तो आप पी के ऊपर बार करिए। चारों का चारों रिप्रेजेंटेशन किसका है? एवरेज पावर का। ठीक, आप चारों में से किसी को भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब बेसिकली मैं यही वाला यूज़ करूंगा, यही वाला, क्योंकि इसमें बार बार साइन बनाना पड़ेगा, लंबे ऊपर क्या डंडी खींच देंगे तो वो आसान पड़ता है। ठीक, वैल्यू पुट करो। अब अगले लाइन में खाली ऊपर लगाएंगे बस। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पी एवरेज इज इक्वल टू, ऊपर लाइन खींचो। लाइन खींचने से ये मतलब हो जाएगा कि आप इस पूरी क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, इस पूरी क्वांटिटी का एवरेज ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई बाई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान से देखना क्योंकि बहुत चीज़ें, आई नॉट को वी नॉट के साथ करो और ये एवरेज वाला साइन लगाओ, मतलब एवरेज वाली डंडी खींच लो। तो वी नॉट और आई नॉट इनको एक साथ कर लो, और ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई बाई साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई दिक्कत? अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी होता है। जैसे आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 10th क्लास में इतनी नहीं थी आइडेंटिटी, बट ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है कि अगर आप कहीं सॉल्व कर रहे हैं और आपको कहीं साइन ए प्लस बी मिलता है, और वैसे भी ये हम करा चुके हैं, जब हम स्टार्ट किए थे तभी हम ये कराए थे। 90 प्लस थीटा 90 प्लस 30 याद है ना, 150 का निकालना होगा, पहले पूरा कराए थे हम। जो बीच में ज्वाइन किया है उसको नहीं पता होगा, जो स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है उसको करवाए हैं हम पूरा। साइन 90 प्लस 30 120 होता था, तो साइन 120 की वैल्यू निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल सकते थे। तो साइन ए प्लस बी को कैलकुलेट किया जाता है। देखो ध्यान से, अगर साइन होगा तो एक बार साइन एक बार कॉस, तो साइन ए कॉस बी। अगर बीच में प्लस लगा है तो बीच में प्लस लगाइए। अब इसी का रेसिप्रोकल कर दो, साइन के साथ ए है तो इस बार ए किसके साथ रहेगा? कॉस के साथ। कॉस के साथ बी है तो इस बार बी किसके साथ रहेगा? दिख रहा है? साइन ए की जिम्मेदारी कौन लिया है? ओमेगा टी। और बी की जिम्मेदारी कौन लिया है? तो साइन ए प्लस बी। अब इसी फॉर्मूले पे आपको सेट करना है इसको। ठीक है, चलो सेट करो, लगाओ पहले। अच्छा, इसीलिए इसके बाद रेड पेन से लिखें ताकि जाने रहो कि इसके बाद यही फॉर्मूला यूज़ करें हैं। तो ये हो गया आपका वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई साइन ए। आपको लिखना है साइन ए, इसका मतलब है यहाँ क्या लिखेंगे आप? साइन ए की जगह कौन है? साइन ओमेगा टी और कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव। कोई दिक्कत? साइन ए तो साइन ओमेगा टी, कॉस बी, बी की जगह फाइव था तो कॉस फाइव हो गया। फिर कॉस ए की जगह ओमेगा टी था तो कॉस ओमेगा टी, और साइन बी, बी की जगह फाइव था तो साइन बी। इसी को एक्सपेंड कर दिया इसमें। कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया पूरा ब्रैकेट में बार के साथ। ठीक, अब देखो, अब आप ये हो गया। अब देखो, साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एज इट इज, पहले एवरेज कर लो इसका। अब ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा देखो, साइन ओमेगा टी अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, थीटा का नहीं स्क्वायर होता है। और ये हो जाएगा आपका कॉस फाइव प्लस, यहाँ से अंदर जाएगा जब ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, अंदर चला गया, फिर कॉस ओमेगा टी और इनटू साइन फाइव। ठीक, लिखना होगा लिख लियो।
देख के। चलो ऊपर वाला लिख लिए होगे, ठीक है। अब फिर से देखो, कहाँ से लिखना था? यहाँ तो लिख ही चुके होगे ना, यहाँ से लिखना है। देखो अब इधर देखो, अब ऐसा करो, सुनो, ऐसा करो, इसमें इधर देखो, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। ओवरऑल कोई फर्क, हमें एक ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू मिल जाएगी, तो उससे हमें प्रॉफिटेबल। अब इसमें बनेगी क्या? देखो ट्रिग्नोमेट्री में होता है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन 2a। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन a कॉस b की वैल्यू होती है, नहीं b का है, a है ना इसके पास भी, a है यहाँ पे। 2 साइन a कॉस a की वैल्यू होती है साइन 2a। ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करा देते हैं। अब आप ये चेक करो, 2 का 2, साइन का साइन, a की जगह कौन है? ओमेगा टी। कॉस की जगह कॉस, a की जगह ये कौन है? उसकी जगह क्या ये लिख सकते हो? तो अगर ये लिख सकते हो तो इसको आप लिखोगे एवरेज v नॉट आई नॉट, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस, अब ध्यान से देखो, साइन 2a लिख सकते हो, तो क्या इसको साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हो? साइन 2a की जगह कौन है? ओमेगा टी। बाकी पीछे क्या बचा है आपका? साइन फाई। कोई दिक्कत? चलो उतारो तो, 3 लाइन उतारो तो। हो गया? हाँ, अब इधर देखो, ये नीचे 2 बचा था आपका, ठीक है, आपने ऊपर वाले को चेंज किया था, नीचे वाला 2 एज इट इज है। अब आप क्या करिए, आप इसको टुकड़े में तोड़िए फटाफट। तो पहला टुकड़ा आपका बन जाएगा v नॉट आई नॉट, दूसरा टुकड़ा बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, इसका एवरेज लीजिए, प्लस तीसरा टुकड़ा आपका बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज लीजिए। तीनों को मैंने अलग अलग टुकड़े में कर दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में फिर एक रूल है, अगर आप स्क्वायर का एवरेज लेते हैं तो 1/2 आता है, और अगर आप सिर्फ ओमेगा टी का लेते हैं तो वो आपका 0 आता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास कहीं साइन ओमेगा टी, आपके पास कॉस ओमेगा टी, आपके पास साइन 2 ओमेगा टी, आपके पास कॉस 3 ओमेगा टी, कुछ भी है, अगर पावर नहीं है, स्क्वायर में नहीं है, तो इन सब का जो एवरेज आएगा, एवरेज वो कितना आएगा? 0। और अगर आप स्क्वायर का लेते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, अगर आप स्क्वायर का एवरेज लेते हैं तो इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी? 1/2। ये रूल है ट्रिग्नोमेट्री में, ये रूल है आपका, ठीक। तो ये लिख ही लिए होगे, ये भी लिख ही लिए होगे। हाँ ध्यान से देखो, इसका एवरेज हो गया v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज कितना हो गया? 1/2 और मल्टीप्लाई बाई कॉस फाई, अच्छा, प्लस साइन 2 ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी इसका एवरेज क्या हो गया? तो इसका 0 हो गया, और इसका 0 मतलब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, 0 बाई समथिंग, ये तो पूरा 0 ही हो गया। आ गया? अब ये बताओ ध्यान से, 2 को v नॉट अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 कॉस फाई लिख सकते हो कि नहीं? 2 को तोड़ दिया तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या मिल जाएगा? कॉस फाई का एज इट इज कॉस फाई है, v नॉट और आई नॉट एज इट इज वहीं रह गया। समझ में आया? अब ये बताओ, p एवरेज v नॉट बाई रूट 2 क्या होता था? वी आर एम एस, आई नॉट बाई रूट 2 आई आर एम एस, और कॉस फाई। ये निकल गया एवरेज पावर फॉर एन एसी सर्किट।
ठीक। तो ये हो गया आपका एवरेज पावर फॉर एसी सर्किट। थोड़ा सा और बचा है, पावर फैक्टर बचा है, वो आपको कल समझा देंगे। इसी cos फाई को ही पावर फैक्टर बोलते हैं, आगे वो कल बता देंगे, ठीक।